हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ए फेस का मेंस पेपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। सो होल सिस्टम शोन इज एट रेस्ट, पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, फोर्स ऑन द पुली ड्यू टू हिंज इज। देखो यहाँ पर ये हिंज किया हुआ है, ठीक है। तो पुली पर हमें फोर्स बताना है। सो सबसे पहले हम टेंशन कैलकुलेट करते हैं। रेस्ट पर है तो यहाँ पर 10 kg का जो वेट है 100 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है। ये रेस्ट पर है तो ऊपर टेंशन लग रही होगी, T इक्वल टू 100 न्यूटन। अब पुली पर अगर हमें फोर्स बताना है तो पुली की एफवीडी बनाओ। सो पुली पर टेंशन की वजह से, स्ट्रिंग की वजह से एक टेंशन नीचे लग रही है 100 न्यूटन, एक टेंशन ऐसे लग रही है 100 न्यूटन इधर स्ट्रिंग की वजह से। सो नेट फोर्स पुली के सेंटर पर लग रहा होगा 100√2 न्यूटन। यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो ब्लॉक है 2 kg और 4 kg। इसको एक फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की वजह से इनमें एक्सेलेरेशन आया है अपवर्ड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। हमसे टेंशन T एंड T डैश पूछा है। सो अगर T डैश पहले निकालते हैं, 4 kg की एफवीडी बनाओ। तो 4 kg पर टेंशन लग रहा है T डैश अपवर्ड, इसका वेट है 40 नीचे और एक्सेलेरेशन है ऊपर 2। तो क्या लिखेंगे, T डैश माइनस 40 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन 4 इंटू 2। तो T डैश इज इक्वल टू आ गया 48 न्यूटन। ओके, देन T निकालना है तो 2 kg की एफवीडी बनाओ। 2 kg की अगर मैं एफवीडी बनाऊँ तो 2 kg पर ऊपर टेंशन लग रहा है T, नीचे T डैश लग रहा होगा प्लस इसका वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, बट ये ऊपर जा रहा है इक्वल टू 2 से। सो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स T माइनस डाउनवर्ड फोर्स T डैश माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन 2 इंटू 2। सो T डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 48, तो ये बन जाएगा T माइनस 68 इज इक्वल टू 4। तो T हो जाएगा 72 न्यूटन। सो इसका आंसर आएगा ये वाला। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस, द रेशियो ऑफ T1 टू T2 इज। तो मान लो यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है F, इसका कंपोनेंट इधर आएगा F cos 30। इसकी वजह से पूरा सिस्टम इधर चलेगा, पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन सेम होगा। मान लो एक्सेलेरेशन है A। तो अगर मैं 3 kg की एफवीडी बनाऊँ तो 3 kg पर एक ही फोर्स लग रहा है T2, उसकी वजह से एक्सेलेरेशन आया A। तो T2 इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन T2 आ गया 3A। और अगर मुझे T1 निकालना है तो 12 kg की मैं एफवीडी बनाऊंगा। तो 12 kg पर T1 आगे लग रहा है, T2 पीछे लग रहा है, एक्सेलेरेशन है राइट की तरफ। तो T1 फोर्स बड़ा है तो T1 माइनस T2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3A इज इक्वल टू 12A। तो T1 इज इक्वल टू आ गया 15A। हमसे T1 बाई T2 पूछा है तो T1 बाई T2 होगा 15A अपॉन 3A, 5:1। तो थर्ड का आंसर होगा ये। ओके, देन द क्वेश्चन नंबर 4 इज, एक बी ब्लॉक है एंड बी आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, द पुली इज फ्रिक्शनलेस, द मास ऑफ ए इज 10 kg, इसका मास है 10 kg, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ए एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस म्यू इज इक्वल टू है 0.2। तो यहाँ पर एफ एस मैक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एफ एस मैक्स होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग सकता है, वो होता है म्यू इंटू एन। म्यू है 0.2, नॉर्मल होगा यहाँ पर n इज इक्वल टू एम जी। तो 0.2 इंटू एम जी मीन्स 10 इंटू 10। तो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू आएगा 20 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड ब्लॉक बी ए इज 20 न्यूटन। हमसे पूछा है द मिनिमम मास ऑफ बी टू स्टार्ट द मोशन। मान लो इसका मास है m, तो ये फोर्स लगेगा एम जी। अभी जस्ट बिगिन टू स्लाइड है, मतलब ये रेस्ट पर है, तो यहाँ पर टेंशन T इक्वल टू एम जी होगा। तो ये टेंशन यहाँ पर भी लग रही होगी।
तो अगर इस ब्लॉक को स्टार्ट करना है तो जो टेंशन है ये जस्ट इक्वल टू ग्रेटर देन होना चाहिए एफएस मैक्स के। तो टेंशन की जगह मैं लिख दूंगा mg विल बी ग्रेटर देन 20 न्यूटन। g की वैल्यू होती है 10, तो m इज़ ग्रेटर देन 2 kg से ज़्यादा होना चाहिए, सो मिनिमम होना चाहिए 2 kg, सो द आंसर इज 2 kg। फिफ्थ, ए ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल, एक ब्लॉक है उस पर एक फोर्स लग रहा है F, तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम वैल्यू तक, फिर उसके बाद जब ये ब्लॉक चलने लग जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो इसका ग्राफ हमें पता है, स्टार्टिंग में फोर्स को हम बढ़ाते जाते हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ता है, कब तक बढ़ता है, अप टू एफएस मैक्स। उसके बाद फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है जिसकी वैल्यू एफएस मैक्स से कम होती है, तो इसका ग्राफ अकॉर्डिंग टू दिस ये आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज़ करना है अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स। ये ब्लॉक रखा हुआ है रफ ग्राउंड पर, v की स्पीड से चल रहा है, तो ए ऑप्शन इज फ्रिक्शन विल ट्राई टू रिड्यूस रिलेटिव मोशन, यस बिकॉज फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन, सो सही है। फ्रिक्शन विल ट्राई टू रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ मास m, यस बिकॉज मास m इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे, तो इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, ट्राई करेगा डिक्रीज करने के लिए, ये भी सही है। फ्रिक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ मास m, नो, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना इसके रिलेटिव मोशन के, तो ये डिक्रीज करेगा इंक्रीज नहीं करेगा, तो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन सी। ऑप्शन डी क्या है, फ्रिक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, यस ग्राउंड पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, तो ट्राई करेगा इंक्रीज करने के लिए, हालांकि कर नहीं पाएगा बट ट्राई तो करेगा, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, सो इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 7, लेडर का मास गिवन है, एक मैन है लेडर पे ऊपर क्लाइम कर रहा है, लेडर का मास है 5 kg, मैन का मास है 25 kg, बॉय का मास है 25 kg, ये ऊपर जा रहा है 1 मीटर के एक्सेलेरेशन के साथ। सो अज्यूमिंग द स्प्रिंग बैलेंस एंड स्ट्रिंग टू बी मासलेस, तो स्प्रिंग बैलेंस में कितनी रीडिंग आएगी हमें बताना है, जितनी इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी वही रीडिंग आएगी स्प्रिंग बैलेंस में। तो अगर मैं लेडर प्लस मैन का एफडी बनाऊं तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो नेट फोर्स, पूरे सिस्टम पर टेंशन ऊपर लग रही है और पूरे सिस्टम का वेट कितना होगा 25 + 5 × g, ये नीचे लग रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं, t - 30g मीन्स 300 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब लेडर तो वहीं की वहीं होगी, मास कौन सा ऊपर चढ़ रहा है, बॉय, सो बॉय का मास है 25 इंटू एक्सेलेरेशन है 1, सो t इज इक्वल टू हो जाएगा 300 + 25 325, ये आई टेंशन स्ट्रिंग में। अब ये होगा स्प्रिंग फोर्स के बराबर, तो स्प्रिंग फोर्स में रीडिंग आएगी 325 न्यूटन को मैं 32.5 किलोग्राम फोर्स लिख सकता हूँ, तो 32.5 kg की रीडिंग इसमें आएगी, बिकॉज हमें पता है 1 kgf इज इक्वल टू होता है 10 न्यूटन इफ g इज टेकन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when a conservative force does positive work, the potential energy of the system associated with that force increases, decreases, remains constant। हमें पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सो इट इज़ गिवन दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, सो ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब u इनिशियल ग्रेटर होगा u फाइनल से, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में ज़्यादा है फाइनल में कम है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग।
सो इसका आंसर होएगा फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्टिकल अटैच्ड एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ ए लाइट रिजिड रोड, रोड के साथ अटैच्ड है, ये रोड है, रोड में पता है हमें टेंशन ये कभी भी स्लैक नहीं होती, तो इसमें टेंशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इसके साथ ये अटैच्ड है। इसको हम रोटेट कर रहे हैं वर्टिकल सर्कल, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द पार्टिकल एट लोएस्ट पॉइंट सो दैट द सर्कुलर मोशन कैन कंप्लीट। हमें पता है देखो कि अगर स्ट्रिंग के साथ अगर कोई पार्टिकल कनेक्टेड होता है तो मिनिमम स्पीड जो जिसकी वजह से पूरा सर्कुलर मोशन करता है वो होती है √5GL, क्योंकि √4GL की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाती, तो इस वजह से इसको √5GL मिनिमम स्पीड रिकवर होती। बट रोड में क्योंकि इसमें कहीं पर भी टेंशन जीरो नहीं होती मिनिमम, सो √4GL की स्पीड पर भी ये फुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेता है। सो इसका आंसर आएगा √4GL। Now question number 10, a particle is moving in a vertical circle. The tension in the string when passing through two positions at angle 37 degree and 45 degree from vertical are T1 and T2 then respectively. देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मान लो ये यहाँ से हिंज है स्ट्रिंग, एट एंगल थीटा पर अगर मैं टेंशन लिखूँ, मान लो इस तरह भी v की स्पीड से घूम रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं टेंशन लिखूँ तो T, ये टेंशन T, ये mg का कंपोनेंट, ये एंगल भी थीटा होगा, तो mg का कंपोनेंट इधर आएगा mg कोस थीटा, प्लस में इसी फ्रेम में बैठकर अगर इसी सर्कुलर मोशन की फ्रेम में बैठकर तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स, वो लगेगा mv²/L, L इज़ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो टेंशन होता है mg कोस थीटा प्लस mv²/L, ये टेंशन है। अब देखो जैसे से थीटा बढ़ता है कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, साथ साथ स्पीड भी कम होती जाती है जैसे से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऊपर जाता है बॉब, तो कोस थीटा भी डिक्रीज हो रहा है, वी भी डिक्रीज हो रही है, तो टेंशन डिक्रीज होती है। जैसे से एंगल बढ़ता है टेंशन डिक्रीज होती है, तो 37 डिग्री पर टेंशन है T1 और 45 डिग्री पर टेंशन है T2, तो T1 ऑब्वियसली बड़ा होगा T2 से, क्योंकि टेंशन डिक्रीज होगी एंगल बढ़ने के साथ साथ। सो आंसर इज 3। देन द क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड में पार्टिकल घूम रहा है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेट से 5 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है। देन अब क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या कोई सा भी सर्कुलर मोशन हो, पार्टिकल की डायरेक्शन तो चेंज होती है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड है बट डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल टू द पाथ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलेरेशन होता है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, इसका मैग्नीट्यूड होता है v²/r, तो इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है इसका, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ। जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ, तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन चेंज होने से भी चेंज हो जाती है, तो ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, सो इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ विल चेंज। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle, देखो हमें पता है जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, ये इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, अगर इस पे फोर्स परपेंडिकुलर लगे तो परपेंडिकुलर फोर्स ना तो इसकी स्पीड को बढ़ा सकता है ना डिक्रीज कर सकता है, ये ओनली इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी।
ये इधर जा रहा था, थोड़ा सा मान लो इधर जाने लग जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी है, बट फोर्स कंटिन्यूसली परपेंडिकुलर ही लग रहा है। क्वेश्चन में लिखा है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो इसकी डायरेक्शन अभी ऐसे ना जाके ये थोड़ा और घूम जाएगा। ऐसे। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे है, बट फोर्स कंटिन्यूसली परपेंडिकुलर लग रहा है। बट फोर्स कंटिन्यूसली परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये ऐसे घूमते जाएगा, तो ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, क्योंकि स्पीड तो चेंज नहीं हो सकती, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही। तो कंटिन्यूसली फोर्स परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता रहेगा, तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। सो इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ये आंसर आएगा। काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल नहीं हो सकती, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी। स्पीड कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है। परपेंडिकुलर फोर्स कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, सो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट वेरिएबल। एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होगी। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर, सो इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, ये आंसर आएगा इसका। देन क्वेश्चन नंबर 13, if the radius of circular path of two particles of same masses are in the ratio 1:2, then in order to, देखो दो सर्कुलर पाथ है जिनकी रेडियस का रेशियो, मान लो इसकी रेडियस है r, तो इसकी रेडियस है 2r, देन इन ऑर्डर टू हैव सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों पर सेम देयर स्पीड शुड बी इन द रेशियो। मास भी सेम है, तो इधर भी मास m, इधर भी मास m। मान लो इसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है v2, तो दोनों में सेम सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो स्पीड किस रेशियो में होना चाहिए ये हमें बताना है। मीन्स Fc1 इज इक्वल टू Fc2, दोनों में सेंट्रीपिटल फोर्स सेम होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा, mv1 स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर बाई 2r। r से r कैंसिल, m से m कैंसिल, सो v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू 1/√2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, a flywheel rotates with a uniform angular acceleration, अल्फा is constant। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 20 पाई रेडियन पर सेकंड टू 40 पाई रेडियन पर सेकंड इन 10 सेकंड, तो हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 40 पाई माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 20 पाई अपॉन टाइम, तो आएगा 20 पाई बाई 10 मीन्स 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मैनी रोटेशंस डिड इट मेक इन दिस पीरियड, मीन्स हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है थीटा, तो सेकंड इक्वेशन अगर हम लगाते हैं ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 अल्फ़ा टी स्क्वायर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 20 पाई, कितने टाइम में निकालना है, 10 सेकंड में, इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 2 पाई इंटू 10 इंटू 10, 2 से 2 कैंसिल, 200 पाई प्लस 100 पाई, थीटा इज इक्वल टू आया 300 पाई इन रेडियंस। बट हमें रिवोल्यूशन बताना है, हमें पता है कि इन 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन होता है, मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 1 रिवोल्यूशन, तो 300 पाई होगा 150 रिवोल्यूशंस के इक्वल, सो आंसर इज 150।
Question number 15 says a particle of mass m is whirled in a vertical circular motion with the help of a string. If T max T minimum represent the maximum tension minimum tension, then हमें इस T max माइनस T minimum अपॉन mg का वैल्यू निकालनी है. चलो सबसे बेसिक केस ले लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि इफ़ स्पीड एट मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन हमें पता है वो होती है √5g/r. तो अगर मैंने यहाँ से हिंज कर दिया, यहाँ से इसको मैंने √5g/r की स्पीड से थ्रो किया तो ये पूरा सर्कल करता है. और टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड हो जाती है √g/r. ओके, ये एनर्जी कंजर्वेशन से हम निकाल सकते हैं. टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड हो जाती है √g/r. बॉटम पर इसकी टेंशन होती है मैक्सिमम. सो टी मैक्स अगर हम बॉटम पर एफवीडी में बनाऊँ इसकी, तो बॉटम पर मैक्सिमम टेंशन है, टी मैक्स ऊपर लग रहा है, नीचे इसका मास mg प्लस mv²/r जो कि इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. mg नीचे लग रहा होगा यहाँ पर, प्लस mv²/r जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लग रहा है. तो टी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस m/r. v² इज 5g/r. स्पीड है यहाँ पे 5g/r. r से r कैंसिल, तो टी मैक्स इज इक्वल टू है 6 mg. टॉप मोस्ट पॉइंट पर टी मिनिमम टेंशन होती है प्लस mg भी यहीं लग रहा होगा और ऊपर लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो टॉप पॉइंट पर अगर मैं एफवीडी बनाऊं तो टी मिनिमम नीचे प्लस mg भी डाउनवर्ड्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv'²/r. तो यहाँ पर टी मिनिमम प्लस mg इज इक्वल टू m/r इंटू वी डैश. √g/r का स्क्वायर इज g/r. r से r कैंसिल, mg. तो यहाँ से देखो mg से mg भी कैंसिल, तो टी मिनिमम आ गया है 0. सो हमें निकालना टी मैक्स माइनस टी मिनिमम अपॉन mg. तो ये आया 6 mg माइनस 0 अपॉन mg. mg कैंसिल, आंसर इज 6. सो ये रेशियो हमेशा 6 होता है. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. दो ब्लॉक है जिन पे 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. फ्रिक्शन सरफेस में फ्रिक्शन भी है. तो अगर मैं इनकी एफवीडी बनाऊं तो दोनों पर फ्रिक्शन लग रहा है. पीछे की तरफ ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स आगे लग रहा है. फ्रिक्शन निकाल लेते हैं. फ्रिक्शन निकालने का मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन. म्यू है 0.1, नॉर्मल है, दोनों का मास 5 kg तो 50, तो 5 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है. काइनेटिक फ्रिक्शन अलग से नहीं दिया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी इतना ही लगेगा. अब एक्सटर्नल फोर्स ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, फ्रिक्शन टोटल लग रहा है 10 न्यूटन से ज़्यादा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू के एन, वो भी इतना ही लगेगा 5 न्यूटन. तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है दोनों पर. ये दोनों ऑब्जेक्ट आगे चलेंगे विद सम एक्सेलेरेशन, मास से 5 kg. तो एक्सेलेरेशन कितना होगा 16 माइनस 10 अपॉन 10 टोटल मास. नेट फोर्स है 16 माइनस 10, 6 न्यूटन. 6/10 इज 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये एक्सेलेरेशन है. हमें बताना है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो हमें टेंशन बताना है. तो पीछे वाले ब्लॉक की एफवीडी बना लो 5 kg की. उस पर टेंशन आगे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है 5 न्यूटन और एक्सेलेरेशन है आगे. तो t माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.6. 5 इंटू 0.6 इज 3. तो टेंशन आ जाएगा 5 प्लस 3 8 न्यूटन. ये आंसर है.
Okay, then question number 17. द गिवन प्लॉट शोज द वेरिएशन ऑफ यू वर्सेज आर का ग्राफ गिवन है. हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी आर. हमें पता है इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, एट इक्विलिब्रियम फोर्स जीरो होता है. मीन्स डी यू बाई डी आर की वैल्यू जीरो होती है. मीन्स स्लोप जीरो होता है. स्लोप कहाँ पर जीरो होता है, मैक्सिमा पर भी होता है जीरो और मिनिमा पर भी होता है जीरो. मैक्सिमा पर होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और हमें पता है मिनिमा पर होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पर सी पॉइंट पर है मिनिमा और इस पॉइंट पर है मैक्सिमा, दो जगह पर इक्विलिब्रियम में. तो सी पॉइंट पर होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्योंकि ये मिनिमा है, मिनिमा पर होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो द आंसर इज सी. सी इज ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. दिस इज द आंसर. देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है. हमसे पूछा है वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. नेट वर्क डन बाय, हमें पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल. दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम. अब इनिशियल स्पीड वी इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड है, वी फाइनल भी 20 मीटर पर सेकंड है. स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, मैग्नीट्यूड तो प्लस में ही होगा 20 मीटर पर सेकंड. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल ही होगी. तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स होगा जीरो. सो इट्स आंसर इज जीरो क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ इनिशियल और फाइनल में. तो नेट वर्क डन फाइनली आफ्टर 6 सेकंड हो गया जीरो. Then the next question is the potential energy of a body is given by U is equal to A minus BX square. हमसे पूछा है the magnitude of the force acting on the particle is directly proportional to. हमें पता है F is equal to होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स. तो डी यू बाई डी एक्स निकालो. A का डिफरेंशिएशन होगा जीरो, इसका होगा माइनस टू बी एक्स. तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स मतलब टू बी एक्स. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बिकॉज बी इज ए कॉन्स्टेंट. तो 19 का आएगा आंसर बी. देन क्वेश्चन नंबर 20. द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच ए कार ड्राइवर कैन ट्रेवर्स ए फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस 150 मीटर. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है गिवन. देखो रेडियस ऑफ कर्व 150 मीटर, म्यू है 0.6. जैसे मान लो ये कर्व है, इस पर ये कार चल रही है, तो हमें v मैक्सिमम बताना है. इसकी रेडियस हमें गिवन है. तो हमें पता है जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है तो उसको एक अंदर की तरफ एक फोर्स, इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर, वो लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. अब इसको बाहर निकलने से रोकने के लिए कौन यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा फ्रिक्शन. तो स्पीड मैक्सिमम बतानी है मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन भी एफ एस मैक्स लग रहा होगा. तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी इक्वल टू एफ एस मैक्स. एफ एस मैक्स कितना होता है, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. एम से एम कैंसिल, तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू आर जी. ये फॉर्मूला है मैक्सिमम स्पीड बताने का. म्यू की वैल्यू 0.6, आर की वैल्यू 150, जी की वैल्यू है 10. पॉइंट से ये 10 चला जाएगा, 150 इंटू 6 900 मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड. इसका आंसर है 30 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 21. द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच ए कार ड्राइव. ये क्वेश्चन सेम है, इसका आंसर वही आएगा 30 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 22. A particle of mass 2 kg is subjected to a force which varies with distance as shown in the figure.
If it starts its journey from rest from x equal to 0, the velocity at x equal to 15. फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व गिवन है, हमें पता है वर्क डन होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स फ्रॉम x1 to x2. इट मीन्स एरिया अंडर एफ एक्स कर्व. तो इस ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा वर्क डन. तो फर्स्ट एरिया होगा 1/2 इंटू 5 इंटू 10. स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होगा 5 इंटू 10 बेस इंटू हाइट, प्लस लास्ट ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू 5 इंटू 10. सो ये 5 टाइम्स, सो 25 प्लस 50 प्लस 25, तो वर्क डन आया 100 जूल. एरिया इसका वर्क डन आ गया 100 जूल. इफ इट स्टार्ट्स इज जर्नी फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0, इट्स वेलोसिटी एट x इक्वल टू 15. हमें पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू होता है k फाइनल माइनस k इनिशियल. वर्क डन आया 100, k फाइनल माइनस k इनिशियल 0, तो k फाइनल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल. इसको हाफ mv² के इक्वल कर दो. मास है 2 kg, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, then question number 23. In the shown mass pulley system, pulleys and string are massless. The one end of the string is pulled by the force F equal to mg. The acceleration of the block will be. ये mg फोर्स से नीचे पुल किया जा रहा है, तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन mg. तो अगर मैं इस पुली की एफबीडी बनाऊं, तो इस वाली स्ट्रिंग में भी टेंशन mg है. तो नीचे वाली स्ट्रिंग में टेंशन होगी 2mg. अब अगर मैं m मास की एफबीडी बनाऊं, तो इस पर ऊपर लग रहा है 2mg फोर्स, नीचे लग रहा है mg. तो इसमें एक्सेलेरेशन आएगा ऊपर. कितना एक्सेलेरेशन आएगा? नेट फोर्स 2mg माइनस mg बाई मास mg बाई m. तो एक्सेलेरेशन आएगा g अपवर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू मासेज ए एंड बी ऑफ मास, ए का मास है 10 kg, बी का मास है 5 kg, रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद टेबल इज, यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू है 0.2. द मिनिमम मास ऑफ सी दैट मे बी प्लेस्ड ऑन ए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग इज इक्वल टू. सी का मास हमें बताना, मान लो इसका मास है m. अब यहाँ पर नेट फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन नीचे. स्लिप होने से प्रिवेंट करना है, मतलब सिस्टम रेस्ट पर है, तो यहाँ पर टेंशन, क्योंकि रेस्ट पर है तो टेंशन आई होगी 50 न्यूटन. अब अगर मैं सी और ए का कंबाइन एफबीडी बनाऊँ, तो टोटल होगा मास 10 प्लस m. यही टेंशन 50 न्यूटन यहाँ लग रही होगी. अब ये 50 न्यूटन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सो 50 इज इक्वल टू होगा एफ एस मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एस मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू नॉर्मल एन. तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 0.2 इंटू नॉर्मल है 10 प्लस m इंटू जी की वैल्यू 10. 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से मैं यहाँ पर तो 10 नीचे आ जाएगा, 2 से 5 टाइम्स, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 25 इज इक्वल टू 10 प्लस m, तो m इज इक्वल टू 15 kg. दिस इज द आंसर. लास्ट क्वेश्चन. टू ब्लॉक्स m1 एंड m2 आर अटैच्ड टू द एंड्स. m1 का मास है 10 kg, m2 का मास है 5 kg. ये एंगल है 30 डिग्री. व्हाट इज़ द एक्सेलेरेशन ऑफ द मास m2? चेक करते हैं एक्सेलेरेशन. एक यहाँ पर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, एक ये m1 का यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा mg साइन थीटा.
तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ m1 g साइन थीटा को, m1 है 10 साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, तो ये भी आएगा 50 न्यूटन। मीन्स यहाँ पर 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये भी 50 न्यूटन, ये भी 50 न्यूटन। तो सिस्टम चलेगा ही नहीं, मूव नहीं करेगा, क्यों? बिकॉज एफ नेट इज़ जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, सो एक्सेलेरेशन इज ऑल्सो जीरो। सो दिस इज द आंसर। सो हमने मेंस पेपर सोल्व किया एफएस का। एक बार फिर से क्वेश्चन सोल्व करो, जो भी डाउट है। इसी तरह से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू।